का टॉपिक विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, we know that du means change in energy is equal to at constant volume नियत आयतन पर dw is equal to कार्य प्रेशर इनटू वॉल्यूम। आयतन नियत है तो dv की वैल्यू 0 तो dw 0। सो du बराबर हो गया dq और एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट Cv इज इक्वल टू dq by dt, that is du upon dt। at constant pressure pdv from ideal gas equation, आदर्श गैस समीकरण से r dt, तो कांस्टेंट दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पर विशिष्ट ऊष्मा Cp इज इक्वल टू dq by dt मीन्स du प्लस dw अपॉन dt। तो du यहाँ से हो गया Cv dt प्लस r dt अपॉन dt, Cv प्लस r। तो ये रिलेशन आ गया Cp बराबर Cv प्लस r, या Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r। दिस इज नोन एज मेयर रिलेशन। अगर अणुओं की संख्या n है और स्वतंत्रता की कोटि f है, अणुओं की संख्या n और स्वतंत्रता की कोटि f, तो आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी होगी हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी, ऊर्जा पढ़ी थी 1/2 kT। अगर स्वतंत्रता की कोटि f है तो f से गुणा कर दें। अणुओं की संख्या ये तो आ गई एक के लिए, n अणु है तो nf kT, n के होता है r, दिस nRT। एक मोल के लिए U बराबर F/2 RT, तो यहाँ से Cv दैट इज du अपॉन dt, वो हो गया F अपॉन 2R। du by dt कर लिए, इसका du by dt होता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और Cp जो नीचे अभी हमने रिलेशन निकाला F/2R प्लस R इज इक्वल टू F/2 R अपॉन 2। इन दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा कहलाता है। गामा Cp अपॉन Cv, दोनों की वैल्यू रखने पर ये आ गया F अपॉन F+2 अपॉन F। अब देखो तीनों के अंदर ही Cv कहीं T नहीं है, Cp में भी कहीं T नहीं है, गामा में भी T नहीं है, तो Cp, Cv एंड गामा डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ताप पर निर्भर
नहीं करते हैं। इसके बाद में एक परमाणु गैस के लिए अब हम सोल्व करेंगे स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोएटॉमिक गैस। स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोएटॉमिक गैस, एक परमाणु गैस। अब एक परमाणु गैस की गतिज ऊर्जा, एक परमाणु गैस है जैसे ऑर्गन है, क्रिप्टन है, हाइड्रोजन, नियोन ऑर्गन क्रिप्टन। तो एक अणु है, एक्स दिशा में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। गैस के अणु की प्रॉपर्टी होती है कि कंटिन्यूअस मोशन की स्टेट में हमेशा गतिमान रहता है। तो गति की अवस्था में है तो गतिज ऊर्जा तीनों दिशाओं में px²/2m, ये कुल गतिज ऊर्जा आ गई। अब ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत, इक्विपार्टीशन थ्योरी ऑफ एनर्जी, उसके अनुसार हमने क्या पढ़ा कि ऊर्जा, इसको क्या लिख सकते हैं, m²v², हाफ mv², वहां पढ़ा था हमने। चर राशि का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, द्विघाती फलन है, और समविभाजन सिद्धांत के अनुसार ये क्या होती है, 1/2 kT। तो ये भी 1/2 kT, ये भी 1/2 kT और ये भी 1/2 kT। तो तीनों दिशाओं में जा रहा है तो स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई, एक्स दिशा के लिए एक कह दें, वाई के लिए दूसरी, तीसरी, तो कुल स्वतंत्रता की कोटि 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम F बराबर 3 और 4 1 मोल, इनकी वैल्यू 1। तो U बराबर हो गया F/2 RT। F की वैल्यू 3 है तो CV हो गया DU/dt 3/2R, और CP निकालेंगे तो CV प्लस R, तो 3/2R प्लस R बराबर 5/2R। गामा की वैल्यू CP/CV, वैल्यू रखने पर 5/3 दैट इज 1.67। ये आ गई CP, CV और गामा की वैल्यू एक परमाणु गैस के लिए। इसी प्रकार द्विपरमाणु गैस के लिए फॉर डायटोमिक गैस, द्विपरमाणु गैस के लिए। अब द्विपरमाणु गैस है, द्विपरमाणु गैस की आकृति हम मानते हैं डंबल की आकृति की। तो इसकी 3 तो होती हैं स्थानांतरीय, ट्रांसलेशनल, डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2 रोटेशनल। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5। तो F की वैल्यू 5, तो CV हो गया हमारे पास 5/2R, और CP हो गया CV प्लस R मीन्स 7/2R। तो गामा हो जाएगा CP/CV, दैट इज 7/5, 1.4। तीसरा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। अब ठोसों के लिए हम जानते हैं कि ठोसों के अंदर जो अणु होते हैं उन्हें हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्त दोलक के रूप में मानते हैं, और प्रत्येक दोलक से उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। तो हम पर्टिकुलर एक एक्सिस की बात करें, फॉर एक्स एक्सिस, तो एनर्जी हो जाएगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, या kx² या और कुछ भी हो सकता है यहाँ पर।
पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार। तो दोबारा ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के अनुसार ये चर राशि और इसको लिख सकते हैं mu v स्क्वायर। तो दोनों चर राशियां इनके संगत हो गई हाफ के टी प्लस हाफ के टी, तो टोटल हो गया के टी। ये तो आ गया एक्स एक्सिस के अनुदिश, इसी प्रकार के टी आ जाएगा वाई के अनुदिश, इसी के प्रकार जेड के अक्ष के अनुदिश। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ये हो गया 3 के टी। यदि अणुओं की संख्या n है तो 3 n के टी कर दें, n से मल्टीप्लाई कर दें, n के इज इक्वल टू दिस इज 3 n के को n आर टी, 3n आर टी। ये आ गई ऊर्जा किस रूप में होगी, इसमें आंतरिक ऊर्जा के रूप में। तो इसका विशिष्ट ऊष्मा दैट इज 3r, n बराबर 1 मान लें 1 मोल के लिए। तो वैल्यू रखने पर 3 गुणा r की वैल्यू गैस नियतांक, ये लगभग 25 गुणा 10 की घात 3 जूल मोल डिग्री के बराबर आता है। क्लियर। अब इसके बाद में है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसी स्वतंत्र राशियां जिनके द्वारा किसी कण की संपूर्ण अवस्था या अभिविन्यास का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हो, मीन्स ऐसी इंडिपेंडेंट चर राशियां जिनके द्वारा कण की अवस्था या कॉन्फ़िगरेशन अभिविन्यास का निर्धारण किया जा सकता है, उन राशियों को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। अब एक मान लीजिए कोई पार्टिकल है, पार्टिकल क्या है, एक चींटी मान ले, ये मान लीजिए कोई तार है, इस तार के ऊपर हमने इस चींटी को बिठा दिया, तो या तो ये चींटी इधर से इधर जा सकती है या इस तार पर इधर से इधर आ सकती है। मीन्स अगर इसको एक्स एक्सिस कहें तो या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। तो तार के ऊपर चींटी की अवस्था या अभिविन्यास को बताने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्स की आवश्यकता होती है। तो एक विमीय वन डायमेंशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 1। दूसरी कंडीशन में अगर हम इस चींटी को किसी फर्श पे छोड़ दें, तो फर्श मीन्स प्लेन, तो अब इस चींटी की गति को बताने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, एक्स एंड वाई। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। थर्ड कंडीशन, अगर हम किसी पतंग की बात करें, काइट की बात करें, ठीक है, तो आकाश के अंदर इस पतंग की स्थिति को बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब 3D। तो इसकी स्वतंत्रता की कोटियां हो गई 3। ठीक है, तो एक विमीय गति के अंदर स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी, मीन्स एक विमीय गति में इसको
गति को निर्धारण करने के लिए केवल एक निर्देशांक की आवश्यकता होगी, एक समतल में दो निर्देशांकों की आवश्यकता, अर्थात उसकी स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, त्रिविमीय में 3 होगी, मीन्स 3 कोऑर्डिनेट होंगे। अब मोनोएटॉमिक गैस की बात करें, जैसा हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा, मोनोएटॉमिक गैस है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम XYZ 3, तो इसके लिए F की वैल्यू 3। डाई एटॉमिक गैस की बात करें, इसकी आकृति डंबल जैसी होती है, तो इसके लिए 3 तो हो गई स्थानांतरण, मीन्स जैसे हम इस पेन के यहाँ पर एक बॉल घुसेड़ दें और एक बॉल यहाँ लगा दें, तो एक्स एक्सिस में, वाई में और जेड में तीनों दिशाओं के अंदर ये पार्टिकल गति कर सकता है। तो 3 तो हो गई इसकी लीनियर कह दें या ट्रांसलेशनल कह दें, साथ में 2 इसकी हो गई रोटेशनल। रोटेशनल मीन्स यहाँ जो आपने बॉल लगाई थी, इन दोनों बॉल कह दें या दोनों परमाणु जो हम मात्र बिंदु मात्र मानते हैं, पॉइंट मास मानते हैं, तो इस अक्ष को, दोनों को मिलाने वाली अक्ष के अलावा 2 दिशाओं में घूर्णन कर सकते हैं। दोनों को मिलाने वाली अक्ष की दिशा में नहीं, इस अक्ष के लंबवत। मान लीजिए एक्स एक्सिस में है तो इसके लंबवत क्या हो गया, या तो हो गया y या हो गया ये वाली डायरेक्शन आउटवर्ड्स z। तो 2 रोटेशनल, तो इसके लिए कुल स्वतंत्रता की कोटियां कितनी हो गई, 5। अगर इन दोनों परमाणुओं में जो डंबल आकृति में इस प्रकार हैं, अगर दोनों परमाणु दृढ़ नहीं हैं, मतलब इनके बीच का जो ये बॉन्ड है ये दृढ़ नहीं है, या कहते हैं बॉन्डिंग वीक है, तो 2 स्वतंत्रता की कोटियां और हो सकती हैं। वो स्वतंत्रता की कोटियां होंगी इसके वाइब्रेशन के कारण, कंपन के कारण। तो अब हो गई स्वतंत्रता की कोटियां 7, मतलब ये अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे और आगे पीछे, लेकिन दोनों को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष नहीं, आगे पीछे या ऊपर नीचे 2 प्रकार से कंपन कर सकता है। तो अब हो गई 3 तो हो गई स्थानांतरण, 2 रोटेशन और 2 वाइब्रेशन, तो F की वैल्यू 7। तो ये हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा ये। थैंक्स।